हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जैसा कि बात कर रहे हैं, लास्ट ही में हमारा टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट किया और हमने वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट कर रखा है। पेट की प्रिपरेशन को हम फोकस करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और पेट का बहुत ही नज़दीक आपका एग्जाम आ चुका है। 20 अगस्त हमारा एग्जाम डेट है, तो स्वाभाविक सी बात है, हमें बहुत तेज़ी से करना होगा। ज्योग्राफी का भी वीडियो आपको मिल रहा है और आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली वीडियो मिलते रहेंगे। आज का ये टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं मगध का, और मगध को कम्प्लीटली यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ा सा समझेंगे कि मगध कहाँ से आपका निकल के आता है और क्या क्या इसके अंदर हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत डीप में नहीं जाना है। इसके अलावा हमें पेट के लिए बिल्कुल प्रिलिमिनरी टेस्ट है। इसका मतलब क्या है, आपको केवल आपका टेस्टिंग की जाएगी मेंटल एबिलिटी की, तो उस लेवल के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत डेप्थ में हमें इंटर नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक की, क्योंकि जीएस का सिलेबस अगर डाला गया है और जीएस को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है 100 में लगभग अगर 55 या 50 नंबर का, तो कहीं ना कहीं अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। रीजनिंग आपसे 5 नंबर की पूछी जा रही है, मैथ आपसे 5 नंबर की पूछी जा रही है, इंग्लिश भी आपसे 5 नंबर की पूछी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीएस को उन्होंने कहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको कंप्लीट होना चाहिए। और जैसा कि हमारे यहाँ पर लगातार देखें तो पूरा स्लाइड से हम लोग बात कर रहे हैं और हमने आपका 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट किया हमने और इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट कर रखा है। तो यानी कि अब हमको आज टॉपिक कंप्लीट करना है आपका महाजनपद का, और आज के इस टॉपिक में हम लोग महाजनपद के बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे और उन्हीं में से जो सबसे प्रमुख महाजनपद है मगध, और उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा, अजातशत्रु इज अ वेरी फेमस किंग, बहुत ही खतरनाक है। बिंदुसार के बारे में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बिंदुसार के बारे में देखने के बाद आपका उज्जैन के बारे में देखेंगे। आपको याद होगा नंद वंश एक आपका आता है, जिसका अंत करके मौर्य वंश की स्टैब्लिशमेंट की आती है, स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहीं ना कहीं उन सभी के बारे में देखेंगे। चाणक्य की यहीं पर एंट्री होती है और यही वो काल होता है जब भारत पर सिकंदर आक्रमण करने की ओर आ रहा होता है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम समराइज करेंगे। और अगला टॉपिक हमारा होगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम लोग अशोक को फोकस करते हुए चलेंगे, क्योंकि अशोक वो पहला राजा होता है जिसने अखंड भारत जैसा कॉन्सेप्ट पैदा किया होता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम समझते हैं, हमने 2 चीज़ें देखी हैं। हमने ये देखा कि साहब हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया। इससे पहला वीडियो आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन में वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट किया, अच्छे से हम कंप्लीट किया और इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। महाजनपद के बारे में अगर हम देखें तो महाजनपद में से क्या है कॉन्सेप्ट, वैदिक सभ्यता में राजा वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी निकल कर आती है। अब ये राजा वाली जो कॉन्सेप्ट है वहां पर पैदा होता है, राजा बहुत अलग अलग तरीके से यज्ञ का आयोजन कर रहा है, अपनी पावर को दिखा रहा है। लेकिन जैसे समय की बात आती है 1600, ये कहां तक दिखता है आपको, ये आपको दिख रहा है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच तक का। लेकिन इसके बाद जो आपकी कंडीशन दिख रही है वहां पर अब वैदिक सिविलाइजेशन के बाद राजा अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है और उसने अधिक से अधिक क्षेत्रों को कब्जा करना शुरू किया। उसी दौरान 16 महाजनपद, यानी कह सकते हो जैसे आज के समय में स्टेट होता है, उसी प्रकार उस समय 16 बड़े बड़े क्षेत्र निकल कर आते हैं और उन 16 जो आपके स्टेट निकलते हैं उन्हीं को कहा जाता है महाजनपद। पहले जनपद था, अब उन्हीं को कहा गया महाजनपद। और उसमें जो सबसे पावरफुल आपका जो जनपद होता है उसे कहा गया मगध। यानी कि हम बात करेंगे मगध के बारे में और यहीं से आपकी हिस्ट्री लेते हुए चलेंगे। तो मगध क्या है इसके बारे में जरा सा देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैप में, ये आपका जो पोर्शन है इंडिया का, इसमें जो बिहार वाला क्षेत्र, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश का जो आपका हिस्सा काशी वाला हो गया, ये वाला पूरा कवरअप करते हुए काशी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये पूरा मगध का क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। काशी एक खुद अपने आप में महाजनपद था, बाद में उस पर कब्जा कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मगध वाला है, यहां से पूरे देश को कंट्रोल किया जा रहा है। मौर्य वंश की स्थापना भी आपकी मगध में ही होगी। यानी कि आपका जो बिहार का क्षेत्र है, पटना का क्षेत्र है, ये कभी एक समय हुआ करता था जो आपका पूरे देश की कैपिटल यानी कि केंद्र हुआ करता था देश का, जहां से पूरे देश को संचालन किया जाता था। चलिए अब बात कर रहे हैं मगध की। तो मगध की अगर हम बात करें तो मगध में 3 वंश आपके स्टैब्लिश दिखाई पड़ते हैं। 3 ही वंश के बारे में बात की जाती है। एक आपका हर्यक वंश है, नाग वंश है और नंद वंश है। यानी कि जो सबसे पहली बार राजा की कॉन्सेप्ट लेकर के भारत के प्राचीन भारत में प्रवेश कर रहा है वो हर्यक वंश यानी कि हर्यक डायनेस्टी लेकर आ रही है। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन बस एज अ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 544 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी कि 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक का टाइम पीरियड इसको माना जाता है हर्यक वंश। क्लियर। अच्छा, नागवंश आपका दूसरा आपका डायनेस्टी है, यानी कह सकते हो इसके बाद जब हर्यक वंश समाप्त हुआ होगा तो नया राजा निकला होगा और उसने एक नया वंश की स्टैब्लिशमेंट की होगी जिसको हम लोगों ने बोला नागवंश। इसी के बाद शुरू हो रहा है, इसलिए 412 से लेकर के 345 ईसा पूर्व के बीच की बात है।
इसके बाद आपका आता है नंदवंश। नंदवंश यही जो घनानंद, इस नंदवंश का अंतिम शासक होता है, जो चाणक्य की कहानी में अक्सर मिलता है, जिसको मौर्य वंश का स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको गद्दी से हटाया और स्वयं मौर्य वंश की स्थापना की। ये वही नंदवंश है। स्थापना किसने की थी इसके बारे में बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड 344 से 322 मिलता है, क्योंकि 325 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का दौर शुरू होता है और 322 तक आते आते वो मौर्य वंश की स्थापना कर देता है और नंद वंश का खात्मा हो जाता है। इस प्रकार मगध से हमेशा हमेशा के लिए नंद वंश का चैप्टर खत्म होता है और नया चैप्टर शुरू हो जाता है आपका किसका, आपका मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के टाइम पीरियड में 325 यानी कि 326 में मिलता है बीसी में, आपका ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पे आक्रमण कर रहा होता है और उस समय चंद्रगुप्त एक नए राजा के रूप में उभर रहे होते हैं। इनकी हिस्ट्री देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज के लिए हमें इतना ही समझना है। चलिए बात करते हैं इससे पहले, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। हर्यक वंश की स्थापना किया किसने, पहला क्वेश्चन। हर्यक वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है बिंबिसार को, जो पहली बार राजा की कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है बिंबिसार। इसको स्वर्णिक भी कहा गया है, हम बात करेंगे। बिंबिसार आपका ये इसका इस संस्थापक हो सकता है, कह सकते हो आपका बिंबिसार, जो इसका राजा भी है पहला। इसके बाद आपका अजातशत्रु इसका बेटा राजा बनेगा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। इसके बाद इसका राजा उज्जैन बनेगा। इनके बारे में क्या क्या है इसके बारे में समझेंगे। नागवंश का जो राजा है वो आपका, इसके बारे में लिख लीजिएगा, शिशुनाग है। नागवंश का जो राजा है वो है शिशुनाग, यानी कि शिशुनाग आप याद रख सकते हो बहुत आसानी से। नागवंश और शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक माना जाता है। नंदवंश का जो राजा है वो है महापद्मनंद। ये सब आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, महापद्मनंद। तो ये कहीं ना कहीं इनकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है, संस्थापक माने जाते हैं। अब इसमें से क्योंकि हर्यक वंश सबसे पहले ही बार राजा की कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, मगध वंश का पहला राजवंश है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हर्यक वंश के बारे में और समझते हैं हर्यक वंश में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ये हर्यक वंश के बारे में दिया गया है। हर्यक वंश में 3 ही प्रमुख आपके राजा दिखाई पड़ते हैं। पहला राजा कौन है, बिंबिसार आपका पहला राजा दिखाई पड़ता है। इसी का बेटा जो है अजातशत्रु, वो दूसरा आपका राजा बनता है। अजातशत्रु मगध का दूसरा राजा और कह सकते हैं आपका हर्यक वंश का दूसरा राजा। या आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लेगा अजातशत्रु किस वंश का राजा था, सीधा सीधा आपका बनेगा हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश का। बिंबिसार किस वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था। कहां पर शासन कर रहे थे, मगध पर कर रहे थे। चलिए इन सब के बारे में देखेंगे। और तीसरा जो राजा दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ रहा है आपका उज्जैन, यानी कि तीसरा जो आपको राजा दिखाई देगा उज्जैन दिखाई पड़ता है। और यही 3 प्रमुख राजा होते हैं। इसका जो महामंत्री होता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है और आजकल हमारे यहाँ आर्मी है, तो उस समय आर्मी का जो हैंडल कर रहा था इसका प्रधानमंत्री होता था। इसका जो मुख्य आपका आदमी होता था, उसी ने उज्जैन को साइड करके इसको हटा करके जब राजा कमजोर हो जाता है तो उसका सेनापति उस पर सुपर पावर कर जाता है। ऐसी कुछ घटना होती है, उज्जैन को साइड कर दिया जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है। ठीक है, जो आपकी नागवंश की स्थापना करता है शिशुनाग के द्वारा, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं बिंबिसार के बारे में, क्या इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्वेश्चन में बन सकती हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार को क्या कहा जाता है, श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसे श्रोणिक भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका, श्रोणिक का मतलब क्या होता है, जो सेना रखता है, सेना रखने वाले को। अब ये कैसा नाम आपका रख दिया गया, सेना रखने वाले को। अभी तक राजा के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे वो सेना रखता हो। आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तो ऐसी कोई संकल्पना मिल नहीं रही है। 1500 BC से लेकर के 600 यानी कि आपके 600 BC तक आपको जो राजा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वैदिक सभ्यता में, वो इतने ताकतवर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं होगा तो सेना तो रखना, आर्मी रखनी तो बस की बात है नहीं, क्योंकि सिपाहियों को भी सैलरी देनी होगी। टैक्स सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब जब आय बढ़ती गई 1000 ईसी के बाद में, तो उन्होंने सेना की शुरुआत की, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, उन्होंने अपने पावर को बढ़ाया। और यही कारण है कि मगध में जब पहला राजा आता है बिंबिसार, तो उसने अपनी सेना रखना शुरू किया और यही कारण इसे श्रोणिक कहा जाता है। चलिए, अगला राजा बन रहा है तो इसने अपनी राजधानी भी बनाई होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मगध की पहली राजधानी क्या थी, या बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाई। तो याद रखिएगा, बिंबिसार ने जिसे राजधानी बनाई उसको राजगिरी कहा गया। इसकी राजधानी है, नोट जरूर कर लीजिएगा, राजगिरी। इसी का दूसरा नाम था गिरिव्रज। इसी का दूसरा नाम है गिरिव्रज। ये आपकी कह सकते हो मगध की राजधानी कहें, या आपका राजगिरी कह सकते हैं, या गिरिव्रज कह सकते हैं। मगध की राजधानी बिंबिसार ने बनाई।
चलिए ठीक है। अच्छा, ग्रीवरेज का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से किलों से घिरा हुआ हो, किलों से घिरा हुआ, पत्थरों से घिरा हुआ, क्योंकि उस समय ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होता था। हो सकता है कोई दूसरा राजा आपके ऊपर अटैक कर दे, और जब दूसरा राजा अटैक करेगा तो अपने आप को सेफ्टी रखनी है, इसीलिए चार ऐसे महल बनाए जाते थे, किलेबंदी की जाती थी, जिससे चारों तरफ क्या हो, सिक्योरिटी हो। तो पत्थरों से किलाबंदी कराई जाती थी चारों तरफ, और यही कारण है ग्रीवरेज कहा जाता है इसको। चलिए आगे बात करते हैं। बिंबिसार अक्सर फेमस होता है किसके लिए? बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, इसने 3 शादियां की हैं, महत्वपूर्ण है, तीनों से रिलेटेड। पहली कंडीशन, जो शादी करता है वो महाकौशला देवी से शादी करता है। अब महाकौशला से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ये कौशल नरेश की राजधानी थी। कौशल एक महाजनपद था उस समय, कौशल नरेश की राजधानी आपकी राजकुमारी थी, कह सकते हो उनकी वहां पुत्री नहीं होगी, इससे इन्होंने क्या कर दिया, शादी कर ली। अब शादी का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, आज भी शादियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब 2 लोगों के बीच में शादियां होती हैं तो सिर्फ 2 लोगों के बीच में शादियां नहीं हो रही, 2 परिवारों के बीच में रिश्ते बनते हैं, और यही मुख्य कारण होता है शादी का महत्व। जब 2 परिवारों के बीच में रिश्ते बनते हैं तो 2 परिवार एक आएंगे, दोनों की ताकत एक साथ पैदा होगी। तो शादियां अक्सर हमेशा पावर के लिए की जाती हैं, और यही कारण है कि राजा जो होते थे वो कई सारी शादियां करते थे। इसका मतलब है जिस जिस क्षेत्र में उसके रिश्ते मजबूत होंगे, आने वाले समय में जब भी संकट आएगा तो कहीं ना कहीं वहां से मदद के आसार होंगे, या कम से कम वो राजा तो उस पर अटैक नहीं किया होगा जहां से उसने शादी की हुई। यही मुख्य कारण होता था। और महाकौशला देवी से जब शादी करता है तो बिंबिसार को काशी, जो आज वर्तमान में काशी है, ये इसको क्या मिलता है, दहेज मिल जाता है। यानी कि जो काशी है वो आपको बिंबिसार को महाकौशला देवी की वजह से दहेज में मिल जाता है। तो बिना युद्ध किए हुए काशी पर किसका कब्जा हो जाता है, बिंबिसार का। ये एक रणनीतिक चाल होती थी, यानी कि इसकी एक तरह से क्या स्ट्रेटेजिकल आपका प्लान होता था। दूसरी शादी इसने कहा कि इसने लिच्छवी नरेश के यहाँ कर दी, चेलन्ना देवी से किया इसने शादी। दूसरी शादी करता है चेलन्ना देवी से, जो लिच्छवी की रहने वाली थी, वहां की राजकुमारी थी, और इसी का जो पुत्र था वो अजातशत्रु है। कहने का मतलब जो है कि महाकौशला देवी का अजातशत्रु पुत्र नहीं है, चेलन्ना देवी का पुत्र है अजातशत्रु, जो आपका अगला राजा बनेगा हर्यक वंश का। क्लियर? अच्छा, तीसरी शादी इसने कहा कि पंजाब की राजकुमारी से करता है साहब। यानी कि अब देखो, अगर आप मैप में देख रहे हो तो ये आपका पोर्शन यहां पर बैठा है, इसने एक राजगद्दी हासिल कर यहाँ तो कर ही लिए, काशी को कब्जे में ले लिया, काशी यहाँ पर है, पंजाब इस क्षेत्र पर है। अब इतनी दूर जाकर शासन युद्ध तो कर नहीं सकता, इसने केवल शादी की और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। लिच्छवी इधर आपका है नेपाल तिब्बत वाले क्षेत्र में, यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि शादी का कितना बड़ा स्ट्रेटेजिकल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार बिंबिसार ने अपने इस साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन कैसे कर रहा है वो आपको प्लान दिख रहा है। तो यहाँ पर खेमा नाम था। तो 3 प्रकार की शादियां की जाती हैं। हर्यक वंश का आपका पहला शासक है बिंबिसार, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आपकी इसने राजधानी क्या बनाई, ये भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखें अगर हम, तो अगला जो शासक हमारा आता है वो है हमारा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बिंबिसार का ही बेटा है, लेकिन इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल की, पिता को मार देता है, और इसीलिए आपका अजातशत्रु का मतलब क्या होता है, अजातशत्रु का मतलब होता है जो अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर ले, अपने शत्रुओं पर भी। इसने किसी को नहीं छोड़ा, जो भी इसके रास्ते में आया सबको इसने मार दिया। खतरनाक शासक माना जाता है। और उस दौरान पे जहां पर अभी विकास की दौड़ लग रही है, अभी राजा की कॉन्सेप्ट पैदा हो रही है, उस समय इतना ताकतवर और आपका शक्तिशाली राजा दिख रहा है। पिता की हत्या कर देता है इसने, शत्रुओं को विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं को मार देता है, आपका जो भी शत्रु थे। इंपॉर्टेंट चीज है कि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को बढ़ावा दे रहा है साहब। यानी कि ये आपका जैन धर्म आपको दिख रहा है, आपको उस समय पैदा हो चुका है, बौद्ध धर्म पैदा हो चुका है इसी के टाइम पीरियड में। इसने जैन और बौद्ध दोनों को बढ़ावा दिया है, लेकिन उनमें से बौद्ध को इसने ज्यादा प्रायोरिटी दी है, इसने बौद्ध रिलीजन को ज्यादा बढ़ावा दिया है। क्योंकि इसका टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व है, यानी कि 460 BC है। और इसी दौरान क्या हो रहा है जरा देखिए, इसी दौरान हो क्या रहा है कि बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की, महात्मा बुद्ध ने की थी। अब महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध की आपको याद होगा 563 ईसा पूर्व आपका क्या होता है, 563 ईसा पूर्व इनकी क्या होती है, सब जन्म होता है। ठीक है, 80 वर्ष इनकी बाद मृत्यु हुई, हमने पढ़ा भी है बुद्ध धर्म में आपका 80 वर्ष बाद आपका इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम देखेंगे तो ये कहां पहुंच रहा है, 483 ईसा पूर्व पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है, 483 ईसा पूर्व। और किसके टाइम पीरियड में आ रहा है, 492 से 460 में। और यही कारण है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया जा रहा है, वो आपका किया जा रहा है अजातशत्रु के शासनकाल में।
इस प्रकार भी आपको ध्यान रखना है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया जा रहा है साहब? अजातशत्रु के शासनकाल में किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अजातशत्रु यानी कि अच्छा बौद्ध संगीति क्या होता है, प्रश्न ये भी बन जाता है साहब। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उनकी पुण्यतिथि को याद रखने के लिए हर 100 वर्षों में संगीति का आयोजन किया जाता था, उन्हें बौद्ध संगीति कहा गया। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होती है, दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी जो होती है वो है 251 और 50 में डेट मिलती है, जो अशोक के टाइम पीरियड में हो रही है, जिसको हम बौद्ध धर्म में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको केवल लिखना क्या है साहब, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है आपका 483 ईसा पूर्व में। इसमें होता क्या था, सिर्फ आप याद रखिएगा, बुद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्लानिंग होगी, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, उन सभी पर चर्चा होती है, क्योंकि अब महात्मा बुद्ध तो रहे नहीं, तो उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए बौद्ध धर्म को, इस पर चर्चा होती थी। वो अजातशत्रु पहले बौद्ध संगीति का अध्यक्ष रहा। चलिए, अध्यक्ष नहीं, शासक था, सम्राट था उस समय। इसके द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले हथियार थे, क्योंकि अभी देखिए लोहे के हथियार उतना नहीं है, लेकिन आपके पत्थरों से बनाए हुए हथियार फेमस होते थे, और उन्हीं में से आपका बहुत ही खतरनाक हथियार होता था महाशिला कटक। महाशिला कटक एक हथियार का नाम है जो अजातशत्रु के द्वारा प्रयोग किया जाता था, खतरनाक हथियार था। और रथ मूसल, ये 2 हथियार ऐसे थे जो अजातशत्रु प्रयोग करता था, यानी कि युद्ध के दौरान। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके अजातशत्रु से बनते हैं, इसको भी हमें अपने माइंड में रखना होगा। अजातशत्रु हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा उज्जैन के बारे में। अगला जो शासक आ रहा है उज्जैन आ रहा है। देखिए उज्जैन क्या, हर्यक वंश का तीसरा शासक है। ज्यादा कुछ में डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस आपको केवल आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही अगर पूछा जा रहा है तो आपसे ये पूछ लेगा उज्जैन किस वंश का राजा था, इतना पूछा जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उज्जैन किस वंश का राजा था, याद रखिएगा उज्जैन आपका राजा था हर्यक वंश का। पहला काम इसने क्या किया साहब, राजधानी परिवर्तित कर दिया। इसने राजधानी परिवर्तित किया, और इसने राजधानी परिवर्तित करके कहां कर दिया साहब, पाटलिपुत्र कर दिया। कहां कर दिया साहब, पाटलिपुत्र इसने राजधानी बना दिया। पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसने जो राजधानी बनाई वो कहां बनाई आपकी, पाटलिपुत्र। शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं दोबारा लिख देता हूं, पाटलिपुत्र इसने राजधानी बना दी। पाटलिपुत्र वही जिसे आज वर्तमान में पटना कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसने जैन धर्म को काफी बढ़ावा दिया है, जैन धर्म को मानने वाला था ये राजा। और इसने साहब एक किलाबंदी की, यानी कि किला बनवाया था। कहाँ बनवाया था, गंगा और आपका सोन नदी। आपको पता होगा जो गंगा है आपका, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा पटना आपका सोन नदी के किनारे बसा हुआ है, या कह सकते हो गंगा नदी के। लेकिन अगर दोनों में अगर पूछा जाएगा तो गंगा नदी किनारे है। सोन नदी आपकी गंगा में मिलती है जाकर के, कहाँ पर, पटना में। जो कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, ये भी याद रखिएगा, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक आपकी सोन निकलती है और दूसरी आपकी निकलती है नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी जो है ये आपकी बह करके कहां मिल जाती है, जाकर के अरब सागर में मिलती है। कहां मिलती है, अरेबियन सी में मिलती है, जाकर के अरब सागर में मिलती है। और जो सोन नदी है ये आपकी बहती हुई आती है और पटना में आकर के गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इन्हीं 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वहां पर इसने किला बनाया। फिर वही चीज आ जाती है, राजा अपनी सुरक्षा ध्यान में रखेगा। अब नदियों के बीच में अगर किला होगा तो दूसरा राजा अगर अटैक भी करना चाहेगा तो नदी पार करके जाना पड़ेगा, और फिर नदी पार करके जाओगे तो इसमें तो काफी आसानी हो जाएगी ना, जो राजा बीचों बीच आपका रेत में है, क्योंकि उतनी आसानी से आप सेना तो नदियों से नहीं पार करा पाओगे ना, कुछ ही सिपाही आप भेज सकते हो। यही कारण है कि इसने नदी के बीच में अपना एक किला बनवाया था। क्लियर? लेकिन इसी का एक अंतिम आपका जो राजा था नागदशक। क्या था साहब, नागदशक, इसका अंतिम राजा था। और इस नागदशक की साहब क्या करता है साहब, इसको साइड करके इसी का जो अमात्य था, एक वर्ड प्रयोग किया जाता है अक्सर, अमात्य। अमात्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान के जैसे पीएम होते हैं उस प्रकार जो राजा होता था उसका जो प्रधानमंत्री होता, सबसे बड़ा जो मंत्री होता था, उसके लिए अमात्य वर्ड प्रयोग किया गया। अक्सर सीरियल आप देखते होगे तो चाणक्य वाली जब कहानी दिखाई जाती है घनानंद में, वहां पर अमात्य वर्ड बहुत प्रयोग किया जाता है, अमात्य को बुलाया जाता है। तो अमात्य जो था वो था शिशुनाग, और उसने ही उदयन का जो आपका ये जो हर्यक वंश चला रहा है, नागदशक राजा जो था इसको साइड करता है और इसकी जगह एक नए वंश की स्टैब्लिशमेंट करता है जिसे कहा गया नागवंश, यानी कि नाग डायनेस्टी। तो इस प्रकार ये आपकी कहानी शुरू होती है और यहाँ से हर्यक वंश समाप्त हो जाता है और फिर एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे कहा गया नागवंश। ये भी मगध का था, दूसरा वंश आता है। नागवंश से स्थापना किसने की है ये पूछा जाएगा, तो अगर याद रखिएगा आप इसे, शिशुनाग। किसने स्थापना की, शिशुनाग। लेकिन ये कोई बहुत शक्तिशाली शासक नहीं है, ये कोई बहुत शक्तिशाली शासक नहीं है, बहुत ही नॉर्मल शासक है। इसका जो खतरनाक शासक आता है कालाशोक। कालाशोक के बारे में अक्सर आपको मिलता है नाम। कालाशोक का नाम इसलिए भी दिखता है क्योंकि दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान शासक यही था, सम्राट यही था, तो इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है।
चलिए बात करते हैं नागशोक के बारे में, तो आपका नागवंश के बारे में। तो नाग दशक का अमात्य था, मैंने पहली बात किया साहब। नाग दशक कौन था? ये हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसका प्रधानमंत्री था ये आपका, और प्रधानमंत्री जब इसने देखा कि साहब नाग दशक जो है ये तो साहब बिल्कुल कमजोर शासक है, यानी कि ताकतवर है नहीं साहब, केवल आपका अयासी में बिता रहा अपना जीवन, महल के अंदर रहता, केवल ऑर्डर दे रहा है और सारी कमान आपकी इसके हाथों में आ गई, आपकी अमात्य के हाथों में। तो इसने सोचा जब काम सारा मैं ही कर रहा हूं तो इसको साइड करो, और यही कारण है कि इसने एक नए वंश की स्टैब्लिशमेंट कर दी। इस प्रकार आपके यही होता आ रहा है। मध्यकालीन में आप देखेंगे एक राजा की हत्या होती है, दूसरा राजा आता है, उसका सेनापति उसकी हत्या कर देता है, पुत्र अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब राजा शासक कमजोर होगा तो उसके आसपास के लोग क्या करेंगे? सुपर पावर करेंगे। इसने मगध की राजधानी परिवर्तित कर दी। इसने मगध की राजधानी बदल करके क्या कर दिया साहब? वैशाली कर दी थी। वैशाली, ये भी ध्यान रखने वाला है, यानी कि पहली राजधानी राजगिरी होती है आपके हर्यक वंश में, बिंबिसार के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद आपका इसकी राजधानी चेंज की जाती है, कहां पर? पाटिलपुत्र की जाती है, और पाटिलपुत्र के बाद अब फिर इसको की जा रही है वैशाली। कौन कर रहा है? आपका शिशुनाग कर रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। शिशुनाग वंश का ही दूसरा खतरनाक शासक आता है जिसको कालाशोक कहा गया। कालाशोक क्या है साहब? शिशुनाग वंश का दूसरा राजा है। इसने भी क्या किया साहब? राजधानी परिवर्तित किया, फिर से राजधानी परिवर्तित कर रहा है। अब यहाँ पे देखो होता क्या, राजधानी परिवर्तित करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम होता है। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत के दौरान भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भी राजधानी का परिवर्तन हो रहा है साहब। जब राजा, जैसे आपका राजधानी कई बार आपका दिल्ली से आगरा बनाई जा रही है, दौलताबाद बदल दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली से आगरा अगर राजधानी बनाई जाएगी तो राजा का जो भी सामान होगा पूरा का पूरा ट्रांसफर तो किया जाएगा। दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को भी जाना पड़ता था वहां पर। अब पैदल सेना पूरी चली जा रही है आगरा में, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है राजा? कह रहा है कि अब यार यहाँ मजा नहीं आ रही, फिर से दिल्ली चलो। पता लगा कि वही चक्कर चलता जा रहा है, और यही होता रहता था। राजा जब कोई काम धंधा नहीं है तो पता लगा राजधानी परिवर्तित करो। दूसरी आपकी राजधानी परिवर्तित करके इसने फिर से क्या बना दिया साहब? अभी क्या था, इससे पहले वाले ने वैशाली बनाई थी, आपको याद होगा, ये वैशाली बना रहा है, और इसने फिर से पाटिलपुत्र कर दी राजधानी। यानी कालाशोक ने पाटिलपुत्र आपकी राजधानी बना दिया, फिर से मगध की। किसकी राजधानी? ये मगध वंश का है। मगध में आपका शासन कर रहे हैं, आपका बिहार में, सेंट्रल में कर रहे हैं। सबसे पावरफुल आपका जो क्षेत्र है, महाजनपद है, मगध था। इसने दूसरी बौद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति का इसने आयोजन किया था, और उस समय आपका अध्यक्ष था। क्योंकि इसका टाइम पीरियड, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई आपकी? 383 ईसा पूर्व पे हो रही है। कब हो रही है? 383 ईसा पूर्व में हो रही है। 483 में पहली हो रही है, और दूसरी में आपकी 383 में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उस समय अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष नहीं कहेंगे, शासक जो था वो था आपका कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक था। तो इस प्रकार ये कालाशोक की कहानी आपकी यहां से शुरू होती है और अंत होती है। नागवंश के दो ही आपके महत्वपूर्ण राजा हैं, चाहे आप शिशुनाग के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप कालाशोक के बारे में बात कर लीजिए। इसके अलावा तुमको नागवंश में कोई बड़ा राजा दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साहब। अगला जो वंश आता है आपका वो नंद वंश है। नंद वंश काफी खतरनाक आपका है। अगर देखें इतिहास में जो सबसे पहले सबसे बड़ा राजवंश आता है वो नंद वंश है। इन तीनों में से सबसे ताकतवर आपका नंद वंश आ रहा है, और इसका जो घनानंद है वो सबसे खतरनाक शासक होता है और ताकतवर भी होता है। तो देखते हैं ये कहां पर है, ये मगध में। देखिए आपका ये पूरा का पूरा क्षेत्र मगध कब्जा कर रखा है लोगों ने, यहाँ पर आपका बिहार में। ये पाटलिपुत्र है आपकी जो राजधानी अक्सर रहती थी, ठीक है ना। इसी बगल में ये वैशाली है जो आपकी राजधानी बदली जा रही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र होता था जहां पर ये आपकी राजधानी बारह परिवर्तित करते रहते थे, और मगध का क्षेत्र है। नंदवंश की अगर हम देखें संस्थापना, यानी कि संस्थापक कौन है, तो नंदवंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो है महापद्मनंद। कौन है? महापद्मनंद। याद रखिएगा, आपको लगेगा घनानंद, घनानंद नहीं है, महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन है साहब? नंदवंश का संस्थापक है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा, इसमें कोई खास बात इसके बारे में पढ़ना नहीं है, केवल एक नाम में पूछा जाता है कि नंदवंश की स्थापना किया किसने, तो आपको ध्यान रखना है महापद्मनंद। लेकिन अगर इसका बात करें अंतिम शासक जो है, वो अंतिम शासक है इसका आपका घनानंद। घनानंद ही सबसे ताकतवर शासक माना जाता है नंदवंश का, ठीक है, घनानंद। इसके बाद इसमें एक वर्ड और इंपॉर्टेंट रहता है कि पाणिनि। पाणिनि का आपको व्याकरण के संकलनकर्ता माने जाते हैं। आपको पता होगा व्याकरण का इन्होंने पूरा तरीका बताया कैसे पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में, वो इसी वंश के दौरान पाए गए हैं। यानी कि पाणिनि का जो श्रेय मिलता है आपका इतिहास के पन्नों में, साहित्य में, लिटरेचर में, वो नंद वंश के दौरान की बात करते हैं। यानी कि नंद वंश के दौरान ही वो उस समय आपका संकलन करता है। काफी कुछ परिवर्तन होता है इतिहास में भी, अगर देखें मौर्य वंश से बहुत सारी चीजें की जाती हैं। अगला जो शासक है घनानंद। आपको याद होगा, बहुत सारी आपने हिस्ट्री पढ़ी होंगी, घनानंद का एक पिक्चर है जो अक्सर टीवी सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है। ये रियल घनानंद नहीं है, और ये चाणक्य आपके देखा होगा, इनकी चोटी कुड़ी हुए पंडित थे,
तक्षशिला में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे वहाँ के। और आप इनको पता, तक्षशिला अगर आप देखेंगे तो आपका मैप में आप देखें तो अगर आप ये पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये इंडिया का पोर्शन है। यहाँ पर आपका तक्षशिला गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। और क्योंकि पश्चिम से सटा हुआ है और इनको सूचना मिलती है कि अब सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा है और भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो उस समय कोई दूसरा बड़ा राजा तो दिखाई नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि आपका वो कहाँ पर जाते हैं, इस मगध साम्राज्य में घनानंद के पास जाते हैं और इन्हें सूचित करते हैं कि साहब सिकंदर अब भारत की ओर आ रहा है, जो विश्व विजेता का सपना लिए हुए, उसने सभी देशों को हराया है। और वो पहुंचते हैं घनानंद के पास, उन्हें संदेश देते हैं। घनानंद को लगता है कि बकवास कर रहा है, क्योंकि वो उस समय महल के अंदर अयासी में जी रहे थे, बस नृत्य शराब ये मदिरा यही पचल रहा था। और यही कारण है वो इनकी बेइज्जती करके इनको भगा देते हैं दरबार से कि जाओ एक ब्राह्मण होकर के तुम मुझे सिखाओगे कि राजशाही कैसे करनी है, कैसे शासन चलाना है। बेइज्जती काफ़ी की जाती, सभा भरी होती है। और यही कारण है कि उस समय ये अपनी चोटी खोल देते हैं। मतलब ये जो चोटी आपको दिख रही होगी आपको, ये ऐसे नहीं कि परमानेंट खुली रहती थी इनकी, इन्होंने अपनी चोटी उस समय खोल दी और कहा कि तभी मैं चोटी बांधूंगा। और ब्राह्मण अक्सर चोटी बांधे रहते थे। आज के समय के ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। इन्होंने चोटी खोलकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं तुम्हें अभी इस गद्दी से हटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और ये उसी कारण है, इनके साथ भी मतलब बड़े पावरफुल प्रोफेसर थे, इनके साथ खुद इतने लोग चलते थे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। फिर यहीं से निकलते हैं और आपने देखा होगा मौर्य साम्राज्य की कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य को जाते हुए जब जा रहे होते हैं रास्ते, तो एक लड़का खेल रहा होता है पेड़ के नीचे। उनको लगा कि ये सम्राट बन सकता है, इसके अंदर वो कला है कि जो उनकी एक्टिविटी को देख करके, और वहीं से वो चंद्रगुप्त को उठाते हैं और तक्षशिला ले जाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। पहले एजुकेशन यानी कि धर्म दिया। एजुकेशन जब मिल जाएगी तो आप अच्छे सम्राट बनने के लायक होंगे, पूरी शिक्षा दीक्षा देते हैं और फिर लेकर आते हैं वापस। तो कहीं ना कहीं इन्होंने चंद्रगुप्त को पूरी तरीके से बनाया। पूरा जीवन चंद्रगुप्त का कंट्रोल करते थे ये। चंद्रगुप्त अपने इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना खा सकते थे, ना कुछ पहन सकते थे, कब जाना है राजवंश में, सब कुछ तय किया जाता चंद्रगुप्त के द्वारा। हाँ, राजा जरूर थे, तो ये उसकी हिस्ट्री है। और इन्हीं के दौरान घनानंद, ये घनानंद आपका ऐसा नहीं घनानंद ताकतवर सा सकता, काफी ताकतवर था, इसीलिए मगध पर साम्राज्य कर रहा है। और इसी के टाइम पीरियड में सिकंदर भारत में आपका आक्रमण कर रहा है। समकालीन का मतलब ये होता है कि जिस समय भारत के राजा ये हैं उस समय किसी और क्षेत्र का कोई और राजा होगा, मतलब उसी समय पर। तो सिकंदर उस समय का समकालीन राजा और उसने पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। सिकंदर जब भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो संदेश भिजवाता है। सिकंदर के लड़ने का तरीका अलग था, दो तरीके थे। पहला वो संदेश भिजवा देता था, उसके बाद वो कहता था कि जिस राजा के पास सिकंदर आ रहा है उनसे बता दीजिए या तो अपने देश को समर्पण कर दीजिए मुझे, या युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। उसने तक्षशिला का राजा था उसके पास भी संदेश भिजवाया। पोरस का जो राजा था उस समय उसके पास भी संदेश भिजवाया। तक्षशिला का जो राजा था उसने तो तुरंत अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और यही कारण है कि चाणक्य को जाना पड़ रहा है घनानंद के पास मदद लेने के लिए। लेकिन पोरस के राजा ने युद्ध किया। पोरस का राजा युद्ध करता है, वो बात अलग कि युद्ध काफी दिनों तक चला और सिकंदर ने पोरस के राजा को हराया। लेकिन वो इतनी वीरता के साथ लड़ता है, सिकंदर उसकी वीरता से प्रसन्न हो जाता है और उसको उसका राज्य वापस दे देता है। और यहीं से सिकंदर को आइडिया हो जाता है, ऐसा मैसेज चला जाता है कि जब एक छोटा सा राजा पंजाब के क्षेत्र का इतना ताकतवर हो सकता है तो हिंदुस्तान के और भी राजा कितने ताकतवर होंगे। और यही कारण हो सकता है कि ये भी कारण है, ऐसा नहीं सिर्फ यही कारण है, कई सारे कारण हैं, हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में। लेकिन एक ये भी कारण है कि सिकंदर ने भारत में आक्रमण करने के से पहले कई बार सोचा और अंततः फिर वो भारत से पहले ही लौट गया। दूसरे और ये कारण है कि उसकी सेना ने खुद लड़ने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि 10 वर्षों का विजन चल चुका था। पिछले 10 वर्षों से लगातार उसकी सेना युद्ध कर रही थी और वो काफी थक चुकी थी। और युद्ध के दौरान की फैमिली मेंबर सारे साथ में चलते थे, तो कहीं ना कहीं थकी हुई सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। एक ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिकंदर के बारे में मिलता है, सिकंदर ने खुद लिखा कि मैं पूरे विश्व विजय पर हासिल करना चाहता था और मैंने विश्व विजय किया भी, लेकिन मेरी सेना ने ही मुझे हरा दिया, क्योंकि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। कई सारे और रीजन है, समझेंगे किसी और टॉपिक में, मौर्य वंश में। तो आज के लिए हमारा ये रहेगा, घनानंद आपका पश्चिम भारत पर उस समय आक्रमण कर रहा है सिकंदर, जो समकालीन है किसका, घनानंद का। चाणक्य के बारे में भी आपका यहीं पर दिखता है। तो चाणक्य के बारे में हम बात करेंगे कब, जब मौर्य वंश के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य की एंट्री तो यहाँ दिख रही है, लेकिन मौर्य वंश में वो मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक होता है उसी ने घनानंद को हराया और उसको मार करके नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जो कि आपका मौर्य वंश होता है। तो हमारा जो ये मगध वंश का है यहीं तक है, और मगध वंश यहीं से समाप्त हो जाएगा और एक फिर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होगी। तो आज का ये जो छोटा सा टॉपिक था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, जिस पर हम लोगों ने कंप्लीटली बात किया मगध के बारे में, मगध के तीनों वंश के बारे में, चाहे नंद वंश हो, चाहे आपका नाग वंश हो, चाहे आपका हर्यक वंश हो, और उसके जितने भी राजा हैं इन सभी के बारे में इस टॉपिक में देखा है। आप लोग अगर पीडीएफ आप चाहते हो तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ, वहाँ पर आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ भी मिल जाएगी।
ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। और बस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। अब आपको लगातार हिस्ट्री का वीडियो आपको 3 से 4 दिन के अंदर पूरी हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी का आपको वीडियो चल रहा है, इसके बाद आपको ज्योग्राफी का भी वीडियो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मजा आने वाला है। पेट ओरिएंटेशन तो है ही, एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी लिए फायदेमंद है, और इवन की यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, और आने वाली जो पुलिस की भर्तियां हैं सभी में काम आने वाला है। तो बस बिंदास तरीके से लग जाइए, और आपको लगातार जीएस का पूरा कंटेंट देने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।